स्वागत है आपका मिस्टर राज हॉरर स्टोरी में। यहाँ हर कहानी हकीकत और खौफ के बीच की एक धुंधली लकीर है। अगर डरना पसंद है तो सही जगह आए हो। लेकिन इस अंधेरे सफर पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि खौफ का ये सिलसिला कभी ना रुके। चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक मंजर। नरभक्षी की कहानियां डरावनी इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ खतरा किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि एक इंसान से होता है। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। ऊंचे पहाड़ों का श्राप। हिमाचल के एक सुदूर इलाके में लाहौल घाटी के पास एक छोटा सा गांव था जहां सर्दियों में बर्फबारी के कारण रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता था। समीर और उसके 3 दोस्त वहां ट्रैकिंग के लिए गए थे, लेकिन एक बर्फीले तूफान ने उन्हें रास्ता भटका दिया। जब वे ठंड से जम रहे थे तभी उन्हें पहाड़ों के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी दिखी। वो अजीब मेजबान। झोंपड़ी का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम काका था। उसकी आंखें पीली थीं और उसके दांत असामान्य रूप से नुकीले थे। उसने हंसते हुए उनका स्वागत किया। कमरे का माहौल। झोंपड़ी में हर तरफ अजीब सी गंध थी, जैसे पुराना मांस सड़ रहा हो। सजावट। दीवारों पर जानवरों की खालें टंकी थीं, लेकिन एक कोने में कुछ ऐसी हड्डियां भी थीं जो किसी जानवर की नहीं लग रही थीं। काका ने कहा, बहुत दिनों बाद ताज़ा मेहमान आए हैं, बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम सूप बनाता हूं। रात के करीब 1 बजे समीर की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। टॉक टॉक टॉक, जैसे कोई भारी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा हो। उसने देखा कि उसके ग्रुप का एक दोस्त राहुल अपने बिस्तर पर नहीं था। समीर दबे पांव किचन की तरफ गया। जो उसने देखा उसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। काका जमीन पर बैठा था। उसके सामने राहुल की लाश पड़ी थी। वो किसी लकड़ी को नहीं बल्कि राहुल के पैर को कुल्हाड़ी से काट रहा था। काका गुनगुना रहा था और कच्चे मांस के टुकड़ों को बड़े चाव से चबा रहा था। समीर भागकर अपने बाकी दोस्तों को जगाने पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। तभी पीछे से काका की भारी आवाज आई, भागने की कोशिश मत करो बेटा, इस ठंडे पहाड़ पर खाने को कुछ नहीं मिलता। यहां जो भी आता है वो बस राशन बनकर रह जाता है। समीर ने टॉर्च की रोशनी कोने में फेंकी जहां हड्डियों का ढेर लगा था। वहां उसे कई इंसानी खोपड़ियां और हाथ की घड़ियां दिखीं। उनमें से एक घड़ी समीर के उस दोस्त की थी जो पिछले साल इसी रास्ते से गायब हो गया था। समीर ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन काका की ताकत किसी जंगली जानवर जैसी थी। उसने समीर को गर्दन से दबोच लिया। काका के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसके मुंह से इंसानी खून टपक रहा था। अगले दिन सुबह तूफान थम चुका था। सूरज की रोशनी उस झोंपड़ी पर पड़ी, लेकिन वहां सन्नाटा था। चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन उबल रहा था जिसमें से समीर की अंगूठी बाहर झांक रही थी। पहाड़ों पर एक बार फिर ताजा शिकार का इंतजार था। समीर और उसके दोस्तों के लापता होने के 3 हफ्ते बाद शिमला पुलिस के एक सख्त और अनुभवी ऑफिसर इंस्पेक्टर विक्रम को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। समीर के पिता एक रसूखदार व्यक्ति थे और उन्होंने हार नहीं मानी थी। विक्रम को समीर के फोन का आखिरी सिग्नल लोकेशन उसी सुदूर गांव के पास मिला। जब विक्रम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा तो उसे कुछ अजीब बातें महसूस हुईं। गांव के लोग काका का नाम सुनते ही अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे। विक्रम को समीर के फोन का एक अनडिलीवर्ड वॉइस नोट मिला जिसमें सिर्फ भारी सांसें और पीछे से कुल्हाड़ी चलने की टोक टोक की डरावनी आवाज आ रही थी। रात के अंधेरे में विक्रम और उसके 2 सिपाही उस लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचे। बर्फ पर घसीटे जाने के ताजा निशान थे। जैसे ही विक्रम ने दरवाजा खटखटाया, वही बूढ़ा काका बाहर निकला। उसकी पीली आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि एक अजीब सी भूख थी। साहब, इस बर्फीली रात में पुलिस का क्या काम? अंदर आइए, सूप अभी तैयार हुआ है। विक्रम की नजर अचानक काका की कलाई पर पड़ी। उसने समीर की वो महंगी घड़ी पहन रखी थी। विक्रम ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, झोपड़ी के फर्श के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। फर्श के तख्ते टूट गए और विक्रम के दोनों सिपाही नीचे किसी अंधेरे गड्ढे में गिर गए। नीचे से मांस फटने और हड्डियों के टूटने की ऐसी आवाजें आईं कि विक्रम का कलेजा कांप गया।
काका जोर जोर से हंसने लगा। साहब, मेरे बेटे बहुत दिनों से भूखे थे, पुलिस का मांस तो और भी लजीज होगा। विक्रम ने भागकर अपनी जीप की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसे वही हवलदार मिला जिसे उसने गांव के नाके पर देखा था। विक्रम चिल्लाया, मदद करो। लेकिन हवलदार हिला नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, साहब, सर्दियों में यहां राशन नहीं पहुंचता। हम सबको जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ता है। हवलदार के मुंह से खून की एक बूंद टपकी। पूरा गांव इस नरभक्षी खेल का हिस्सा था। पहाड़ों पर फिर से बर्फ गिरने लगी थी ताकि सारे सबूत और चीखें हमेशा के लिए इस सफेद कफन के नीचे दब जाएं। विक्रम की चीखें उस बर्फीली घाटी में गूंजकर शांत हो गईं, लेकिन एक शख्स था जिसे ये राक्षस भूल गए थे। वो था आर्यन, समीर का चौथा दोस्त, जो बर्फीले तूफान के दौरान खाई में गिर गया था। सबने उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन वो बच गया था। टूटे हुए पैर और जमते हुए खून के साथ आर्यन पिछले 3 हफ्तों से पास की एक गुफा में जंगली जड़ों और नफरत के सहारे जिंदा था। उसने अपनी आंखों से समीर और विक्रम का अंत देखा था। आधी रात का वक्त था। काका और गांव के नरभक्षी हवलदार अपनी झोपड़ी में ताज़ा शिकार का जश्न मना रहे थे। तभी बाहर से एक अजीब सी महक आई, सड़ने वाले मांस की नहीं, बल्कि मिट्टी के तेल की। काका झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तभी एक जलता हुआ मशाल उसकी ओर फेंका गया। कौन है? काका दहाड़ा। अंधेरे से आर्यन बाहर आया। उसका चेहरा बर्फ से कटा हुआ था, आंखें धसी हुई थीं और हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, वही कुल्हाड़ी जिससे राहुल को काटा गया था। आर्यन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने झोपड़ी के चारों ओर जमा किए गए तेल के पीपों में आग लगा दी। देखते ही देखते वो लकड़ी का ढांचा एक धधकते हुए नरक में बदल गया। भीतर से उन जानवरनुमा बेटों और हवलदार के चीखने की आवाजें आने लगीं। वो बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्यन ने बाहर से दरवाजे पर लोहे की भारी जंजीर डाल दी थी। काका चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें जिंदा रहने का तरीका सिखाएंगे। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, इंसान बनने के लिए मरना जरूरी है काका। आज यहां कोई राशन नहीं बचेगा। आर्यन ने पूरी झोपड़ी और गांव के उस हिस्से को आग के हवाले कर दिया जहां ये नरभक्षी रहते थे। आग इतनी भीषण थी कि दूर पहाड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वहां सिर्फ राख के ढेर थे। समीर की वो अंगूठी और विक्रम का बैज अब पिघलकर उस राख का हिस्सा बन चुके थे। आर्यन खून से लथपथ होकर बर्फ पर घिसटता हुआ मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहा था। पीछे मुड़कर उसने आखिरी बार उस जलती हुई घाटी को देखा। लाहौल का वो श्राप अब खत्म हो चुका था, लेकिन आर्यन की आंखों में वो टोक टोक की आवाज हमेशा के लिए बस गई थी। पहाड़ों पर बर्फ फिर से गिरने लगी थी, लेकिन इस बार वो खून को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि उस राख को पवित्र करने के लिए थी। आर्यन जलते हुए गांव से दूर घिसटता हुआ मुख्य सड़क तक पहुंच गया था। उसका शरीर जम चुका था, लेकिन प्रतिशोध की आग ने उसे जिंदा रखा था। दूर से उसे एक सरकारी जीप आती दिखी। वो रेस्क्यू टीम थी। जीप रुकी। 2 ऑफिसर बाहर निकले और आर्यन को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। उसे कंबल उढ़ाया गया और पीने के लिए गर्म सूप दिया गया। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, मैंने उन्हें खत्म कर दिया काका, वो हवलदार सब जल गए, अब कोई और शिकार नहीं बनेगा। ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। शानदार काम किया बेटा, तुमने उस गंदगी को साफ कर दिया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। आर्यन ने सूप का एक घूंट पिया, लेकिन सूप का स्वाद अजीब था। वही सड़ा हुआ मीठा सा स्वाद जो उसने काका की झोपड़ी में महसूस किया था। अचानक आर्यन की नजर ऑफिसर के गले पर पड़ी। वहां एक तावीज लटका था जो इंसानी उंगली की हड्डी से बना था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गौर से ऑफिसर के चेहरे को देखा। उसकी आंखें भी धीरे धीरे पीली पड़ रही थीं। ऑफिसर ने धीरे से कहा, काका बहुत बूढ़ा हो गया था आर्यन, वो अपनी हदें भूल रहा था। हमें एक नए जवान और ताकतवर रक्षक की तलाश थी जिसने खुद मौत को करीब से देखा हो। आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन सूप में मिली नशीली दवा ने उसका गला रोंद दिया। उसकी नज़र जीप के डैशबोर्ड पर पड़ी जहां एक फोटो रखी थी।
उस फोटो में काका, वो भ्रष्ट हवलदार और ये ऑफिसर तीनों एक साथ खड़े होकर इंसानी मांस का बड़ा सा टुकड़ा काट रहे थे। पूरा इलाका, पूरा प्रशासन और वो पूरी घाटी ही एक नरभक्षी कबीला थी। काका का मरना कोई अंत नहीं था, बल्कि आर्यन का सिलेक्शन, चुनाव था। गाड़ी वापस उसी जलती हुई घाटी की ओर मुड़ गई। ऑफिसर ने आर्यन के कान में फुसफुसाया, नफरत का स्वाद बहुत अच्छा होता है आर्यन, अब तुम हमारे लिए शिकार करोगे। पहाड़ों पर एक बार फिर ताजा बर्फ गिरने लगी। इस बार वो राख को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि एक नए शिकारी का स्वागत करने के लिए थी। आर्यन का शरीर सुन्न हो रहा था। सूप में मिली नशीली दवा ने उसकी नसों को जकड़ लिया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उस आग की तरह धधक रही थी जो उसने काका की झोपड़ी में लगाई थी। जैसे ही जीप उस जलती हुई घाटी की ओर मुड़ी, ऑफिसर ने आर्यन की गर्दन पर हाथ रखा। सो जाओ बेटा, कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें भूख लगेगी, वैसी भूख जैसी काका को लगती थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने ऑफिसर को यह विश्वास दिलाया कि वो बेहोश हो चुका है, लेकिन उसका हाथ धीरे से अपनी जेब की ओर गया, जहां उसने जलती हुई झोपड़ी से उठाया हुआ एक कांच का नुकीला टुकड़ा छिपा रखा था। जैसे ही जीप एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और वो कांच का टुकड़ा ऑफिसर की दाहिनी आंख में उतार दिया। आ! ऑफिसर की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। जीप अनियंत्रित होकर एक चट्टान से टकरा गई। ऑफिसर दर्द से कराह रहा था, उसका चेहरा खून से लथपथ था। आर्यन ने जीप का दरवाजा खोला और बर्फ पर गिर पड़ा। ड्राइवर सीट पर बैठा दूसरा नरभक्षी सिपाही कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी आर्यन, अब तुझे सूप नहीं कच्चा खाया जाएगा। आर्यन का टूटा हुआ पैर जवाब दे रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि जीप का पेट्रोल टैंक लीक हो रहा था। सिपाही जैसे ही आर्यन पर झपटा, आर्यन ने अपने पास मौजूद आखिरी माचिस की तीली जलाई। काका ने कहा था कि यहां जो आता है वो राशन बन जाता है। आर्यन ने दांत भींचकर कहा, लेकिन मैं वो जहर हूं जो तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर देगा। आर्यन ने तीली पेट्रोल की धार पर फेंक दी। धमाका और सन्नाटा। धूम! एक भीषण विस्फोट हुआ। जीप आग के गोले में बदल गई। ऑफिसर और वो सिपाही उसी आग में जिंदा जलने लगे। उनकी चीखें वैसी ही थीं जैसी समीर और राहुल की रही होंगी। आर्यन धमाके के झटके से दूर बर्फ में गिर पड़ा। उसका चेहरा आधा जल चुका था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वो उठ नहीं सकता था, लेकिन उसने देखा कि आसमान से गिरती बर्फ अब आग की लपटों को बुझा रही थी। घंटों बाद सुबह की पहली किरण फूटी। बर्फ के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। वो आर्यन का था। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों का रंग अब बदल चुका था। वे पीली नहीं थीं, बल्कि खून जैसी लाल थीं। उसने पास पड़े उस जले हुए ऑफिसर के हाथ की एक उंगली देखी। भूख, एक ऐसी भूख जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसके पेट में उठने लगी। आर्यन ने कांपते हाथों से उस उंगली को उठाया और अपने मुंह के करीब ले गया। उसने संघर्ष किया, रोया, चिल्लाया। आर्यन के हाथ उस अधजली उंगली पर जम गए थे। उसके दिमाग में एक तरफ अपने दोस्तों की यादें थीं और दूसरी तरफ वो आदिम जंगली भूख जो उसके पेट में आग की तरह जल रही थी। उसकी लार टपक रही थी और आंखों में वही पीलापन उतरने लगा था जो काका की आंखों में था। उसने महसूस किया कि ये भूख साधारण नहीं थी, ये इन पहाड़ों की हवा में फैला हुआ एक प्राचीन श्राप था। आर्यन ने उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह के पास ले जाकर रोक लिया। उसके कानों में समीर की हंसी, राहुल की बातें और अपनी मां की लोरी गूंजने लगी। नहीं, आर्यन की फटी हुई आवाज बर्फ में दबी रह गई। मैं वो नहीं बनूंगा, मैं राशन नहीं, इंसान हूं। उसने अपनी जेब से वही कांच का खूनी टुकड़ा निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा फौलाद जैसा था। वो जानता था कि अगर वो आज यहां से जिंदा निकला तो वो इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। वो एक नया काका बनेगा और मासूमों का शिकार करेगा। आर्यन ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा, जो बर्फ बनकर उसके गालों पर जम रहे थे। उसने ऊपर नीले आसमान की ओर देखा, वही आसमान जो उसके दोस्तों ने आखिरी बार देखा था। उसने गहरी सांस ली और कांच के उस पहले टुकड़े को अपनी गर्दन की नस पर रख दिया। समीर, राहुल, मैं आ रहा हूं। एक झटके के साथ उसने अपनी नसों को काट दिया। गर्म खून बर्फ पर फैलने लगा, जैसे सफेद चादर पर किसी ने लाल स्याही गिरा दी हो। सन्नाटा और मुक्ति।
आर्यन का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखों से वो पीलापन गायब हो गया और उनमें फिर से वही मासूमियत लौट आई। उसने उस नरभक्षी भूख को हरा दिया। उसने खुद को खत्म कर लिया ताकि इंसानियत बची रहे। बर्फीला तूफान फिर से शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में आर्यन का शरीर, वो जली हुई जीप और ऑफिसर के अवशेष सब कुछ 10 फीट गहरी बर्फ के नीचे दब गए। सालों बाद वही रास्ता फिर से खुला। नए ट्रैकर्स का एक ग्रुप वहां से गुजरा। उन्हें बर्फ में दबी एक पुरानी अंगूठी मिली। उनमें से एक लड़का मुस्कुराया और बोला, देखो यार, कितनी पुरानी लग रही है। चलो आगे चलते हैं, शायद पास में कोई झोपड़ी मिल जाए रुकने के लिए। पहाड़ों की हवा में फिर से वही टोक टोक की गूंज सुनाई देने लगी। श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक नए चेहरे का इंतजार करता है।